नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका डीएलएड 4 सेमेस्टर मैथ में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डीएलएड 4 सेमेस्टर की गणित के अंतर्गत गणित का मॉडल पेपर नंबर 4 लेकर आए हैं। इससे पहले हम डीएलएड 4 सेमेस्टर की गणित के 3 मॉडल पेपर अपलोड कर चुके हैं और डीएलएड 4 सेमेस्टर के गणित से संबंधित कोर्स के भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं और कुछ वीडियोस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों मैथ की बहुत अच्छे से तैयारी करने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और यहाँ पर इस पेपर में, इस मॉडल पेपर में हमने 10 प्रश्न बताए हैं जो अलग अलग टाइप के हैं और आपकी परीक्षा में लगातार उस पैटर्न के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आपने इन 10 प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया तो ये मान के चलिए 10 से 15 नंबर आपके आने वाली परीक्षा में पक्के हो गए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का निशान दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो पहला प्रश्न है यहाँ पर, -32 गुणे 5/-14 गुणे -3 बटे -20 गुणे 0 गुणे -13/5। यहां पर ये सारी संख्याएं जितनी दे रखी हैं ये सब गुणे में दे रखी हैं। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर किसी भी संख्या का गुणा अगर हम 0 से करेंगे तो वो संख्या 0 हो जाती है। तो यहां पर ये जो 0 यहां लगा हुआ है वो इन सब से गुणा हो रहा है तो ये 0 कर देगा, इससे गुणा हो रहा है तो इसको 0 कर देगा, तो जिसका फाइनल आंसर आएगा वो आपका आएगा 0। तो यहां पर जो पहले प्रश्न का उत्तर होगा वो 0 होगा। चाहे जितना आप गुणा करने को दे दे, लेकिन अगर कहीं भी 0 से गुणा करने की बात आ रही है तो वो पूरे समीकरण को 0 कर देता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। 0.015 को भिन्न में बदलिए। तो 0.015 यहां पर जो संख्या है वो हम संख्या लिख लेते हैं 15 और दशमलव के बाद जितने अंक हैं वो गिन लेते हैं 1 2 3 अंक हैं तो बटे में 1 के आगे 3 0 लगा देंगे। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो 5 3 15 आ जाएगा और यहां आ जाएगा 200, तो 3/200 इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो ये आप देख लीजिए कैसे हमने आसानी से भिन्न में बदल दिया। देखिए अगर आपको आता भी है लेकिन काफ़ी टाइम से आपने हल नहीं किया है तो यहाँ पर ये आपके लिए अच्छा रिवीजन साबित हो सकता है कि कैसे दशमलव की संख्या को हमने भिन्न में बदल दिया। अगला जो प्रश्न है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। जो 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो वो हमें यहाँ पर बतानी। वो हम कैसे बताएंगे, सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। तो आपको मालूम है कि अगर कितने भी अंक हो उनकी सबसे छोटी संख्या निकालनी हो तो वहां पर देख लीजिए कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। तो 6 अंक में से 1 कम कर दीजिए, उतने ही 1 के बाद 0 लगा दीजिए। जैसे 6 से हमने कम किया 1 हो गया 5, तो हमने 5 0 लगा दिए और 1 लिख दिया। अब यहाँ पर अगर आप गिनने बैठेंगे तो यहाँ टोटल 6 अंक मिलेंगे क्योंकि 1 जो है ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पर 1 लाख आ गई 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो हम वो संख्या निकालने जा रहे हैं जो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो और पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने सबसे छोटी संख्या निकाली है इसी का हम वर्ग निकाल ले। इसी का जब हम वर्ग निकाल लेंगे तो यहां पर देखेंगे इसी के आसपास कोई ना कोई संख्या मिल जाएगी। जैसे हमने 1 लाख का वर्ग निकालना शुरू किया तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, दाएं तरफ से जोड़े बनाते हैं। 1 2 3 जोड़े बन गए तो पहला जोड़ा यहां पर निकल के आया 10 का। तो हमें ऐसी संख्या से भाग देना है जो पूर्ण वर्ग संख्या बनाती हो। जैसे हम कह सकते हैं 2 दूना 4, 3 तियां 9, 4 चौको 16। तो यहाँ पर 4 चौको 16 ज्यादा हो जाएगा, 3 तियां 9 लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 लिया और यहाँ 3 लिख दिया और यहाँ पर 3 तियां 9 लिख दिया। अब 10 में से 9 गया तो बचेगा 1। अब अगला जोड़ा यहाँ पर डबल 0 का, ये हमने उतार लिया। अब इसके बाद जो हमने यहाँ पर जिससे गुणा किया था यानी 3 से गुणा किया था तो उसी 3 को उतार कर हम यहाँ लिख देते हैं और इसके बाद इन दोनों को जोड़ देते हैं। 3 और 3 हो जाता है आपका 6। अब 6 है यहाँ पर और यहाँ पर है 100। याद रखिएगा 6 है यहाँ पर है 100। तो हम यहाँ पर एक जो लास्ट वाली संख्या इसको भूल जाते हैं। यहाँ कितना बचा, 10। तो 6 का जब हम 10 में भाग देंगे तो आएगा 6 एकम 6।
6 दूना 12 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 एकम 6 करेंगे तो 10 से कम रहेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने 1 लिख लिया और यहाँ पर जहाँ से गुणा करनी थी वहाँ पे 1 लिख दिया। तो यहाँ पर हो गया आपके सामने 61, यहाँ हो गया 1, तो 61 गुणे 1 करेंगे तो आएगा 61। ठीक है, तो 100 में जब 61 घटाएंगे तो बचेगा 3900। 39 बचा, हमने यहाँ पर ये डबल जीरो उतार लिया तो ये हो गया 3900। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, जो यहां पर हमने 1 लिखा था उसको यहां पर उतार के 61 और 1 को जोड़ा तो हो गया 62। यहां पर है 62, यहां है 3900। तो यहां पर जब ऐसा क्वेश्चन आए कि हमें 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी हो, तो ऐसी कंडीशन में सदैव आपको क्या करना होगा, जब भी आप यहां पर भाग दें, जैसे यहां पर हो गया 3900, यहां बचा 62, तो हम यहां पर क्या करते हैं, यहां पर 2 संख्या भूल जाते हैं। ठीक है, एक संख्या हम 62 यहां भूल जाते हैं, तो यहां पर अगर 6 का हम 39 में भाग देंगे तो 6 छक्के 36 होता है। जब छोटी से छोटी संख्या निकालनी होती है तो वहां पर हम 6 छक्के 36 ना लेकर एक अगली संख्या लेते हैं 6 सत्ते 42, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमें जो छोटी से छोटी संख्या जैसे 1 लाख है, 1 लाख से ज्यादा ही वो संख्या होगी, जो हम छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढ रहे हैं वो 1 लाख से ज्यादा ही होगी, ये तो निश्चित है। तो इसीलिए हमें 6 की बजाय 7 लेना पड़ेगा। तो जब हम यहां पर 7 लेते हैं तो 62 के आगे लिखते हैं 7, यहां लिखते हैं 7। तो 627 का जब हम 7 में गुणा करेंगे तो आएगा 4389। अब 4389 ज्यादा है 3900 से, इसको घटा लेंगे तो ये आएगा 489। 489 आ गया, यानी 1 लाख में 489 को अगर हम ऐड कर दें तो क्या होगा, तो हमें छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो वही हमने क्या, देखिए यहां पर लिख के आ रहा है, यहां लिख दिया मैंने, कितना अधिक हो रहा है, 489 अधिक हो रहा है। तो इसी 489 को हमें क्या करना पड़ेगा, उसी सबसे छोटी संख्या जो कि 5 अंकों की, सॉरी 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है उसमें 489 को ऐड कर दीजिए, तो आपका जो उत्तर आ जाएगा 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1,04,89। तो यहां पर यह चीज आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमने यहां पर किस तरह निकाली। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है x क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस वाई बराबर 4 और एक्स वाई बराबर 21 है। अब हमें यहां पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। तो यहां पर a क्यूब माइनस बी क्यूब को हमने यहां पर x क्यूब माइनस वाई क्यूब रखा हुआ है, क्योंकि हमारा जो प्रश्न है वो x क्यूब माइनस वाई क्यूब है। तो इसका फॉर्मूला होता है x माइनस वाई की पावर क्यूब 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। अब यहां पर सबका वैल्यू रख दीजिए। x माइनस वाई दे रखा है 4, तो हमने यहाँ 4 क्यूब कर दिया। 3xy है तो xy की वैल्यू 21 है, 3 इंटू 21 कर दिया। xy आपको 4 है तो यहाँ पर गुणे 4 कर दिया। अब 4 का जो क्यूब होता है वो होता है 64, 3 गुणे 21, 21 गुणे 3 होता है आपका 63, 63 गुणे 4 होता है 252। 64 और 252 को जब जोड़ेंगे तो आएगा 316। कितना आसान है, यहां पर सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए तो आप ये कर पाएंगे, वरना आपका ये क्वेश्चन बेकार हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्याएं ज्ञात करो। पहला स्टेटमेंट कह रहा है दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है दोनों का अंतर 5 है। अब हम संख्याएं क्या कर ले, एक्स वाई मान लेते हैं, क्योंकि हमें कहीं भी एक दूसरे से रिलेशन नहीं मिल रहा है कि हम किसी संख्या को किसी के सापेक्ष मान सके, तो हमको दोनों को अलग अलग मानना पड़ेगा। एक संख्या है एक्स, दूसरी संख्या है वाई। अब यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है दोनों का अंतर 5 है, तो हमने क्या कर दिया, एक्स माइनस वाई बराबर 5 कर दिया। दोनों का अंतर, अंतर का मतलब घटाना, दोनों को घटा दिया तो 5 मिल गया। अब यहाँ पर आप ये देख के बता सकते हैं कि x कौन है, x बड़ा है या y बड़ा है। तो जो बड़ा होता है उसी से छोटा घटता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आपका x है वो बड़ा है, y छोटा है, तभी तो y घट रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब बोल रहे हैं दो संख्याओं का योग, यानी उन्हीं दो संख्याओं का योग, यानी जो हमने x और y मानी है इनका योग हमने कर दिया x प्लस वाई। इनका जो योग है वो छोटी संख्या के 3 गुने, छोटी संख्या में अभी हमने बताई कौन सी है, y है, तो छोटी संख्या y है तो इसका 3 गुना कर दिया, उससे 3 अधिक है तो यहाँ पर प्लस को 3 कर दिया।
अब यहां पर आपके सामने समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल के सामने आ गई। अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लीजिए। ये लिखा है x माइनस वाई और ये लिखा है x प्लस वाई। तो इनको क्या करते हैं, ऊपर नीचे जैसे भी हम लोग प्लस माइनस करते हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर यह देखिए x बराबर है, यहाँ पर भी x बराबर है, तो इसको हम लोग काट देंगे x। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, नीचे वाली समीकरण के सबके चिन्ह बदलने होंगे। तो हमने सबके चिन्ह बदल दिए। x प्लस वाई बराबर 3y प्लस 3। तो यहाँ पर x और x ये कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। यहाँ पर ये माइनस वाई है और ये माइनस वाई है, दोनों माइनस वाई है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y। यहाँ पर 5 है, यहाँ 3 है माइनस का, तो 5 माइनस 3 यहाँ लिख दिया और ये माइनस का 3y उतार दिया। अब इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ये जो माइनस 3y है बराबर के इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 3y। 5 माइनस 3 होता है 2। ठीक है, ये चीज समझ गए। अब इसके बाद प्लस 3y माइनस 3y माइनस 2y, इनको जब घटाएंगे तो बचेगा y और y की वैल्यू आ गई आपके सामने 2। अब इसी y की वैल्यू को समीकरण 1 में रख देते हैं। हमने यहाँ पर ये समीकरण 1 मानी है तो इसी में हमें y की वैल्यू रखनी है। तो y की वैल्यू जो हमने रखी x माइनस 2 बराबर 5 हो गया। तो जब 2 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 5 प्लस 2, x बराबर 7। यहाँ पर कितनी आसानी से निकल आया ये आपने देख लिया कि कैसे हमने x और y की वैल्यू को यहाँ पर निकाल लिया। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, एक लॉटरी में 100 इनाम है जबकि उसके 1 लाख टिकट बिके हैं। इस लॉटरी का एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति की इनाम जीतने की संभावना कितनी है। यहां पर आपको मालूम है कि जो संभावना होती है उसका फॉर्मूला होता है कि संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहां पर संभावित कितने हैं, यहां पर टिकट 100 हैं और कुल टिकट बिके कितने हैं, 100 इनाम है और टिकट बिके हैं 1 लाख। तो यहां पर संभावित यानी 100 लोगों को ही इनाम मिलेगा, तो 100 ऊपर रख दिया और कुल कितने खरीदने वाले हैं वो हैं 1 लाख, तो 1 लाख नीचे रख दिया। तो 100 बटे 1 लाख हो गया। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 1 बटे 1000। तो इनाम जीतने की जो संभावना है वो है 1 बटे 1000। आसान सा प्रश्न था, संभावना का प्रश्न है ये। अगला जो प्रश्न, cot 45 माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस कॉस 45 प्लस साइन 45। यहां पर सीधा सीधा हमें ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज रख देनी है और आपका उत्तर आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज याद करने के लिए हमने आपको एक वीडियो दिया था जो बहुत ही आसानी से ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद करा देता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से ट्रिग्नोमेट्री को याद करने की आसान ट्रिक देख लीजिए। cot 45 की वैल्यू होती है 1, साइन स्क्वायर 90 है तो यहां पर साइन 90 की वैल्यू होती है 1, चूंकि स्क्वायर लगा तो हमें 1 स्क्वायर करना पड़ेगा। इसके बाद माइनस 1/√2, ये कॉस 45 की वैल्यू है, साइन 45 की वैल्यू है 1/√2। अब इसके बाद सॉल्व कर लेंगे। यहां पर देख सकते हैं ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों कट जाएंगे। यहां पर बचा 1 माइनस 1, एक 1 है प्लस का, दूसरा 1 है माइनस का, तो ये कट गया, बचा 0। इसका जो उत्तर आ गया वो आपके सामने है जो कि 0 है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहां पर a बराबर 1 5 4 7 है, b बराबर 3 4 5 6 7 है। तो a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b का मान ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि a यूनियन b का मान क्या होता है। यूनियन का मतलब है, हिंदी में अगर इसका मतलब समझे तो यूनियन का मतलब होता है संघ। संघ यानी सब कुछ है, जो भी है सब कुछ आ जाता है। तो यहां पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए और हमें यहां पर सारे नंबर लिखने होंगे। जैसे 1 ये लिख दिया, 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, यहां पर देखिए 5 भी आ गया, 4 भी आ गया, 7 भी आ गया। तो ये आपका हो गया a यूनियन b। a इंटरसेक्शन b की जब बात करेंगे तो इसका मतलब होता है कि हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, जैसे 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, 7 यहां भी है और 7 यहां भी है। ठीक है, तो यहां पर कौन से कॉमन हो गए, 4 5 7। तो a इंटरसेक्शन b का मतलब हो गया 4 5 7। आसान सा प्रश्न था, जिन लोगों ने ये पढ़ा है उनके लिए बहुत ही आसान है, और बाकी तो मैंने यहाँ पर आसान भाषा में समझा भी दिया आपको कि a इंटरसेक्शन b क्या है। a इंटरसेक्शन b वो होगा जो दोनों में कॉमन होगा, a यूनियन b वो होगा जो सब कुछ होगा। सारे नंबर्स हमें लेने, बस केवल कोई रिपीट नहीं करना है। जैसे यहाँ पर 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो हमने यहाँ पर देखिए कोई नंबर रिपीट नहीं किया है। तो ये चीज क्लियर हो गई। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है x का मान ज्ञात करो। ये आपके सामने
एक चक्री चतुर्भुज दे रखा है। चक्री चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हों। तो यहाँ पर ABCD जो चतुर्भुज है इसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सोल्यूशन में लिखा हुआ है कि ABCD एक चक्री चतुर्भुज है, अतः इनके सम्मुख कोणों का योगफल 180 होगा। तो यहाँ पर जो चक्री चतुर्भुज है उसके सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। तो 2x और x ये सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण का मतलब होता है आमने सामने के कोण। तो A और C आमने सामने के कोण हैं, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। x + 2x = 180, दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 3x बराबर 180। तो 3 बराबर के उस तरह चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो x बराबर 60 हो जाएगा। x का जो मान आपके सामने निकल के आ गया 60। अब यहाँ पर अगर कहीं ये पूछ देता कि दोनों की वैल्यूज बताओ, तो यहाँ पर जो C है वो 60 का हो जाता और जो आपका A है वो हो जाता 120 का, क्योंकि वो 2x है तो 2 × 60 करना पड़ता तो हो जाता है 120। आसान सा प्रश्न था। प्रश्न संख्या 10 देखिए, मध्यिका यहाँ पर ज्ञात करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपकी परीक्षा में आना ही आना है 2 नंबर का। मध्यिका ज्ञात करो। 18, 22, 26, 30, 34, 38, 3, 5, 11, 3, 9, 3, ये बारंबारता हो गई। जब भी इसका सोल्यूशन हम करेंगे तो हमें ऐसी ही सारणी बनानी पड़ेगी, लेकिन उसमें एक कॉलम ऐड करना होगा। जैसे ये दे रखा है पद, बारंबारता, और तीसरा कॉलम जो हमें अलग से बनाना है वो है संचयी बारंबारता का। पद और बारंबारता आपका पूरा प्रश्न में दिया रहता है, आपको सेम टू सेम ऐसे ही उतार देना है। संचयी बारंबारता कैसे लिखते हैं ये वो देखिए। जैसे ये 3 है, 3 ही उतार देते हैं। अब ये 3 है, 3, 5, 8 उतार देंगे। 8 और 11 जोड़ेंगे तो आएगा 19, 19 और 3 जोड़ेंगे आएगा 22, 22 और 9 जोड़ेंगे आएगा 31, 31 और 3 जोड़ेंगे आएगा 34। तो इस तरह आपने देखा कि संचयी बारंबारता हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट में आता है यही हमारे पदों की संख्या होती है। पदों की संख्या बराबर 34, यानी ये सम संख्या है। हमें यहाँ पर यह देखना जरूरी है कि जो पदों की संख्या आ रही है वो सम आ रही कि विषम आ रही, क्योंकि सम पदों के लिए मध्यिका का फॉर्मूला अलग है और विषम पदों के लिए मध्यिका का फॉर्मूला अलग है। तो यहां पर जो मध्यिका का फॉर्मूला सम के लिए लगेगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद। तो यहां n है आपका 34, तो 34/2 कर दिया, यहां कर दिया 34/2 + 1 कर दिया। तो 34/2 होता है 17, 17वां पद, और ये 17 + 1 हो जाएगा 18वां पद। तो 17वां पद और 18वां पद हमें देखना है। वो कहां से देखेंगे? वो हम ये कॉलम में देखेंगे जो संचयी बारंबारता है। तो यहां पर बोल रहे हैं 17वां और 18वां पद। तो 17वां पद कैसे देखेंगे? यहां पर देखिए कि 17 से जस्ट बड़ा कौन सा है? तो 17 से जस्ट बड़ा है 19। तो 19 का कितना पद है? वो है 26, याद रहेगा। अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है 18वां पद कौन है। 18 से जस्ट बड़ा कौन सा है? वो भी 19 ही है। तो 19 के सामने कितना है? वो भी 26 हो गया। तो यानी 17वां पद भी 26 है और 18वां पद भी 26 है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज आप रख दीजिए। 17वां पद हो गया 26, 18वां पद हो गया 26। तो 26 और 26 को जोड़ा तो हो गया 52, 1/2 × 52। तो इसका जो आंसर आया वो 26 आया, क्योंकि 52 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 26। तो यहाँ पर इस प्रश्न की जो मध्यिका होगी वो होगी आपकी 26। कितना आसान था। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो मध्यिका का क्वेश्चन आपसे जिंदगी में कभी भी गलत नहीं हो सकता। और इस बार निश्चित रूप से 4th सेमेस्टर में मध्यिका का ही प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि पिछले कई वर्षों में एक पैटर्न फॉलो किया जा रहा है कि एक वर्ष मध्यिका पूछ रहे हैं, एक वर्ष बहुलक पूछ रहे हैं। मध्यिका बहुलक ऐसे ही करके हर वर्ष बदल रहे हैं। तो पिछले वर्ष में जो पूछा गया था वो बहुलक का क्वेश्चन था, इस वर्ष जो पूछा जाएगा वो मध्यिका का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न आएगा, आसानी से इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूं ये 10 प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इनमें से आपको कोई भी समस्या होती है तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आज के विशेष प्रश्न की तरफ कि आज का विशेष प्रश्न क्या है। आज का जो प्रश्न है 3x - 8 = 10। यहाँ पर x का मान बताना है। ऑप्शन है 6, 2/3, 15, इनमें से कोई नहीं। जो भी ऑप्शन सही है हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटे का निशान जरूर दबा लें, क्योंकि
जो ये मेरा चैनल है ये DLED 4 सेमेस्टर के लिए पूरी तरह से समर्पित है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी का निशान जरूर दबा लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।